नौजवान हिंदुस्तान के एक और ख़ास एपिसोड में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं प्रवीण। आज बहुत ही अहम मसला है जिस पर हम बात करने वाले हैं। हम सब मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं और इसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब बराबर से मददगार होते हैं, लेकिन किस तरीके से युवा मुल्क की खिदमत करने के लिए और बड़ी तादाद में आगे आ सकते हैं, इसका भी एक प्रयास शुरू किया गया। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ ज़कात फाउंडेशन के प्रेसिडेंट ज़फ़र महमूद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर ज़फ़र महमूद, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने जो आज बैठे हैं वो हैं मोहम्मद जावेद हुसैन साहब, जिन्होंने IAS की एग्ज़ाम को क्लियर किया है। जावेद भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में आप भी इसी जगह पर बैठे होंगे जहां जावेद भाई बैठे हुए हैं। और डॉक्टर ज़फ़र महमूद ख़ुद भी देश के एक बहुत ही जाने माने ब्यूरोक्रेट रहे हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो काम किया है, जो वो लिखते रहे हैं, वो हम सब के बीच में है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो और जल्दी रंग लाएंगी और हम देखेंगे कि मुस्लिम युवाओं की भागीदारी मुल्क की खिदमत करने के लिए और बढ़ेगी। सबसे पहले आपकी जो कोशिशें रही हैं उसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूँ। शुरुआत ये कि सच्चर साहब की क्या रिपोर्ट आई थी, वो क्या कहती थी, और फिर ज़कात फाउंडेशन ने किस तरीके से इस ओर भी ध्यान दिया कि जावेद की तरह या बाकी जो युवा हैं वो भी सामने आ पाए। हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और दूरदर्शन का। जस्टिस राजेंद्र सच्चर फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, अभी तकरीबन साल भर पहले उनका इंतकाल हो गया। बहुत नेक काम करके गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी ने कोई 18 महीने तक पूरे मुल्क का दौरा किया और जितने सोर्सेज पॉसिबल थे गवर्नमेंट के और सेमी गवर्नमेंट, सब जगह से स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट कर ली, फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर ली पूरे मुल्क से। आई थिंक मोर देन 700 डिस्ट्रिक्ट से भी कलेक्ट कर लिया। कोई कमीशन, कोई मिनिस्ट्री, कोई स्टेट नहीं बची ऐसी। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की, तकरीबन 400 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें कि 450 जो हैं वो डेटा भी है, मौजूद है। डेटा के आइटम्स से मतलब ग्राफ्स एंड चार्ट्स, बॉक्सेस वगैरह, वो सब गवर्नमेंट सपोर्टेड। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन नटशेल जो जस्टिस सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी नवंबर 2006 में, उसमें ये था कि मुसलमान जो हैं वो बाकी तमाम मुल्क के बाशिंदों के मुकाबले में सब हर फील्ड में पीछे हैं। सोशल, इकनॉमिक, एजुकेशनल, समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, तीनों मैदानों में बाकी सबसे पीछे हैं, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, उनसे भी पीछे हैं। और उसके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस के लिए और रिकमेंडेशंस किए थे, उसमें से कुछ काम हुआ भी है। और साथ साथ ये भी कहा था सच्चर कमेटी ने कि उसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि जो मुल्क की गवर्नेंस है, जो हुक्मरानी है मुल्क की, उसमें मुसलमानों का जो प्रोपोर्शनेट हिस्सा तनासुब के हिसाब से, अपनी आबादी के हिसाब से होना चाहिए, उससे बहुत कम है। बहुत कम है पॉलिटिकल फील्ड में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी। तो हमने सोचा, अच्छा बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, जिसके तहत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माइनॉरिटीज़ को बैठने के लिए सपोर्ट किया जाता है, लेकिन उससे भी काम चल नहीं रहा था। तो फिर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई हम भी अपना काम शुरू करें। तो 2007 में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया हमने, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज। सर सैयद वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने 1883 में एक और तंजीम भी बनाई थी, उसका नाम था मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन। उस वक्त भी ये पोजीशन थी, जो चूँकि अंग्रेज़ों का जो पॉलिसी थी वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वगैरह वगैरह। तो वो क्या करते थे, उस वक्त इंग्लैंड में इम्तिहान होता था, तो 500 मेंबर बनाए थे उन्होंने, हर मेंबर 2 रुपये देता था, और वो पैसा इतना काफ़ी हो जाता था कि कोई 15 मुस्लिम नौजवानों को इंग्लैंड भेजते थे ICS का इम्तिहान देने के लिए। दैट वाज द रीज़न वी नेम्ड आवर फैसिलिटी एज सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर फॉर सिविल सर्विसेज। उसमें सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन है और कुछ भी नहीं। नौजवान काबिल तरीन मुस्लिम नौजवानों की कोई कमी नहीं है मुल्क के अंदर, लेकिन ये कि उनको आइडेंटिफाई करके, उन तक पहुंच करके, उनको सिस्टम में डाल देना अच्छी तरह से, सिस्टमेटिकली, कायदे से, किस तरह से एक जगह बैठ करके माहौल के हिसाब से पढ़ना, तैयारी करना
और कोचिंग की ज़रूरत है वो कोचिंग दिलवा देना। एक एग्जाम्पल हमारे साथ में है, मैं जी, आपसे और इसमें तफसील से बात करूंगा। जी। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कितना फ़र्क अब आ रहा है या तैयारियों में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं जिनको अब आप ओवरकम कर पाएँ? जी, अभी तो रिजल्ट ही आया है, तो अभी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं ये तो ये तैयारी, क्योंकि आप हाँ, जिस जगह पे जी बैठ हाँ। गए ना, वहाँ इनकी नज़र से देखिए हाँ, ज़रा, तो मैं ये अभी देख रहे होंगे कि हाँ इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। तो मैं चैलेंजेस के बारे में जैसा बताना चाहूँगा कि इस एग्जामिनेशन में स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो तीनों की जो प्रिपरेशन होती है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है। तो तीनों के लिए आपको प्लान करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोर्सेज मटेरियल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप हर सोर्सेज को अगर फॉलो करने लगो, हर स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगो, तो शायद मुश्किल में पड़ सकते हो। तो इसलिए बेहतर ये रहता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं उसके हिसाब से आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्ट्रैटेजी एक इंटीग्रल पार्ट है इस होल प्रिपरेशन का। चैलेंजेस आपको तब आएंगे खुदा ना खास्ते अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी एक अटेम्प्ट में। आपने अपना 100% अटेम्प्ट दिया, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम इतना टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री है, कि उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा, आपको होप काफ़ी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के साथ एक्सपेक्टेशंस खुद की, पेरेंट्स की और साथ जान पहचान वालों की भी एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करती है। आपके जहन में कब आ गया था कि इस एग्जाम के लिए, या कब समझ आ जानी चाहिए कि हाँ हमें इस तरह की तैयारी करना है, या जिस मोटिवेशन की बात अभी सर कर रहे थे वो मोटिवेशन कब से मिलना शुरू हो जाना चाहिए? ये एक्चुअली में 2013 में मेरा जब इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था, जो यूपीएससी खुद भी कंडक्ट कराती है, तो उसके सिलेक्शंस के बाद मेरे 1-2 सीनियर्स थे जो ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने जब 1-2 अटेम्प्ट दिया तो उनसे इंटरेक्शंस भी होती थी, तो उन्होंने बताया कि यार तुम्हारा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो गया, वो टेक्निकल फील्ड में तुम काम करोगे। तो वो भी मतलब सेंट्रल सर्विस था, ग्रुप ए सर्विस थी। तो उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया कि यार ये इस एग्जाम के बारे में भी थोड़ा अप्रोच रखो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर था, मुझे जनरल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करनी थी। तो उनका एक अच्छा इतना सर्कल मिला, कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिले जिन्होंने मोटिवेट किया। तो 2014-15 तो सीरियस प्रिपरेशन उतनी नहीं हो पाई थी, बट 2016 से मैंने सीरियसली इन जनरल बच्चों को कब से सोचना शुरू कर देना चाहिए, युवाओं को इसकी कब से प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों चीज़ें हैं। तो ऑप्शनल रखने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उस टाइम पे ऑप्शनल पे भी वो फोकस रखे अपना। बट ठीक है, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद जो इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो ऑप्शनल कुछ और पे ऑप्ट करते हैं। तो अगर आप आपको पता है कि आपको सिविल सर्विस के लिए ऑप्ट करना है, तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है। अब जफर साहब, थोड़ा इसमें तफसील से आप मुझे बताएं कि आप जब जाते हैं तो किस उम्र के युवाओं को आप टारगेट करते हैं कि हाँ इनको बताना ज़रूरी है, अब ये नाउ दिस इज़ द राइट टाइम जब इनको शुरुआत कर देनी चाहिए कि ये इस तरह के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें, या बेसिक ये बातें हैं जिनका ध्यान, क्योंकि अभी बहुत सारे युवा आपको सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा वो जो प्रयास आप अलग अलग जगह पे करते हैं वो दूरदर्शन के इस मंच से भी करें। जी, मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि जो बच्चे इसमें बैठ सकते हैं उनको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो ग्रेजुएट होने वाले हों या ग्रेजुएट हो चुके हों, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हों या पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हों, एक तो वो लेवल है जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए कि उनको तैयार करके उनको 1-2 साल के अंदर इम्तिहान में बैठना शुरू हो जाना है। वो बेसिक फोकस इस वक्त हम लोगों का है और 10 साल से करीब चल रहा है। तो लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक बात, अभी जो जावेद साहब कह रहे थे कि पहले से ही वो अखबार पढ़ना और तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, तो एक हम साथ में, अच्छा बाय द वे, ये जो है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर बच्चों को ले लेना और उनकी तैयारी करवाना, उनको मोटिवेट करना और उनकी कोचिंग करवाना, ये इसको हम कहते हैं ZFI फेलोशिप, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के शॉर्ट फॉर्म में ZFI। लेकिन साथ साथ हमने ये सोचा कि जो बच्चे क्लास 9th से 12th तक अभी पढ़ रहे हैं, अगर वो भी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, उनको जो अपना कैरियर बनाना है बनाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, कंप्यूटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी बनना है बनेंगे, उसके साथ उसके लिए जो पढ़ना पढ़ते रहें, लेकिन साथ साथ अगर 3 घंटे तक वो पढ़ें जो हम बता रहे हैं, इंक्लिनेशन उनका उस तरफ बनेगा। एग्जैक्टली, जिस तरह से आपको ध्यान होगा आर्मी स्कूल्स होते हैं इंडिया में जगह जगह, तो उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अपना करियर बनाना ही बनाना, लेकिन ये कि और पढ़ते, लेकिन उनको ये जहन में रहता है कि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना है। उसी तरह से जो बच्चा क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहा है, अगर वो काबिल बच्चा है, अबव एवरेज है, तो उसको उसी वक्त से अखबार पढ़ना, रोज़ उसके नोट्स बनाना, तैयार करना
और NCERT की बुक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ना, तैयार करना, जनरल स्टडीज़ की, सिविल सर्विसेज की बुक अपने सराहने रखना, उसको पढ़ लेना रोज़ 2-3 घंटे। अगर रोज़ ये काम बच्चा करेगा या बच्ची करेगी तो फिर वो उम्मीद है कि पहली अटेम्प्ट में निकल जाएगा जब वो ग्रेजुएट होने के बाद सिविल सर्विस में बैठेगा। इसको हम कहते हैं सर्टिफाइड जूनियर फेलोशिप। ये लोकल लेवल पर ही होना है, इसमें हम जनरल गाइडलाइन दे देते हैं, लेकिन कई जगह लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है लोकल लेवल के ऊपर, जो कम्युनिटी एल्डर्स हैं उन लोगों ने, तो वो भी एक लेवल है। अदरवाइज़ कंसंट्रेशन तो जाहिर है जो बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए या होने वाले हैं उनमें से काबिल तरीन बच्चों को सिलेक्ट करना और उन्हें उसके बाद दिल्ली लाना, लड़कों और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल्स हैं उसमें रखना, उनको यहाँ जो बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिट करवा देना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये काम। तो ज़कात फाउंडेशन की तरफ से ये जो कोशिश होती है, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रखे जाते हैं, उनके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको दिल्ली में यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने का मौका मिलता है या उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। जावेद भाई ये बताएं आप कि ये कोचिंग में जो पढ़ाई होती है, आपने एक तैयारी बताई या जैसा सैयद साहब ने बताया कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, छोटी मोटी तैयारी तो बहुत छोटी उम्र से या 9th के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल फुल फ्लेज्ड तैयारी होती है वो क्या कोचिंग में आने के बाद एकदम निखरती है, अलग लेवल की होती है, या कोचिंग की कितनी ज़रूरत आप महसूस करते हैं सभी लोगों को? जी, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कहीं भी कोचिंग शायद ना लिया हो, मतलब रेयरली एक आध जगह हल्की फुल्की गाइडेंस ली हो, बट मैं तो कोचिंग उस मैटर में हेल्प करता है कि स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है उसको पता नहीं होता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो उस इनिशियल गाइडेंस के लिए कोचिंग काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। फिर आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, आप क्लास रेगुलरली टाइम पे जाते हो, शाम को अपना रिवाइज करते हो। तो बट कोचिंग इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर एग्जामिनेशन मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे केस में जो था कि हमारे काफ़ी सीनियर्स कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमारे एक इतना अच्छा सर्कल बन गया था कि एक दूसरे को लोग मोटिवेट कर रहे थे। तो इनिशियल गाइडेंस की जहाँ तक बात होती है वहाँ कोचिंग हेल्प कर सकती है, बट जो करंट अफेयर्स और फिर जो सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ प्रिपरेशन रहता है वो स्टूडेंट को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है इसकी। मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो तो किसी भी कोचिंग से ऐसा नहीं होगा सारे के सारे बच्चे ही क्लियर करते हैं, कुछ बच्चे सही कहा उन्होंने। कोचिंग जो है ना वो, मैं तो 1977 में मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी यूपीएससी से, लेकिन उस पर मैंने जो तैयारी की थी तो कोचिंग आप कह सकते हैं ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। इस वजह से कह रहा हूँ, हमारे अलीगढ़ में रहते तो वहाँ कोई कोचिंग होती नहीं थी, कमरा हॉस्टल का अंदर से बंद करके पढ़ाई करते थे। कुछ लोग दिल्ली से गए, उन्होंने कहा चलो तुम्हारी कोचिंग करवा दें, तो 15 दिन के लिए, उस वक्त राव स्टडी सर्कल हुआ करता था, वहाँ 15 दिन के लिए हमने कोचिंग ली, और मैं समझता हूँ उससे भी हमारा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सच्ची बात ये। दो ही इज़ राइट कि कोचिंग इज़ नॉट ए बेसिक रिक्वायरमेंट, असली है अपनी मेहनत, सिस्टमेटिक हार्डवर्क। लेकिन कोचिंग से ये सही है, एक माहौल मिल जाता है, एक थोड़ा सा एक दूसरे के डाउट क्लियर हो जाते हैं, बस ये हो जाता है। अदरवाइज कोचिंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। मॉक टेस्ट, इंटरनेट से लर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको कितने इम्पोर्टेंट? ये आपके जो लूप होल्स हैं उनको फिल करने के ये सब सोर्सेज हैं। मॉक टेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी जितनी खामियां होती हैं, जितने फ्लॉज होते हैं वो आपको ठीक होते हैं। मैंने तो खुद ही पर्सनली भी देखा कि जब मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो मेरे एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा है फाइनल यूपीएससी एग्जाम्स में। तो मॉक टेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसे इंप्रूव करना है, राइटिंग स्टाइल्स कैसे इंप्रूव करनी होती है, आप मतलब मेंटली कैसे खुद को प्रिपेयर करते हो एग्जामिनेशन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, तो ये सब के लिए मॉक टेस्ट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में राइटिंग प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मॉक इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द इंटरव्यू स्टेज, तो वो सब चीज़ें काफ़ी काम आती है। बट कोचिंग के जहाँ तक मैंने आपको बताई कि कोचिंग की बात है तो वो इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड कर सकता है। अच्छा, ये इसमें तो मुझे आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, वो हाथ ऊँचा करें। मेरा नाम हुआ मिर्ज़ा अली फैसल बेग, मैं बिहार से हूँ। मैंने NIT जमशेदपुर से अपना बीटेक किया है। सर, इनिशियली कोचिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि इस एग्ज़ाम को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि आप एक स्ट्रीम लाइन में सोच नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, किसी दूसरी दुनिया का काम है, तो एलियंस ही कर सकते हैं। बस हमको, मेरे लिए ऐसा हुआ कि कोचिंग ने बस इतना कह दिया कि तुम कर सकते हो, नथिंग एल्स। और वहाँ पे जो तैयारियाँ होती हैं, मॉक टेस्ट वगैरह की हम बात कर रहे थे, या फिर कुछ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है कि आप इस तरीके से आफ्टर जब आपको एक यानी कि ये हो जाता है कि हम कर सकते हैं, देन आफ्टर जो भी आपके मतलब वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं जो ज़रूरी होती है।
क्या फ़र्क आया आप जब घर पर थे, बिहार में थे, और उसके बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पढ़ना शुरू, तो आपकी सोच में क्या फ़र्क आया कि वो जो बहुत डिफ़िकल्ट बताया जाता था वैसा कुछ नहीं रहा? असल बात जो कंफ्यूजन होती है ये होती है कि सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में इंसान हर कुछ पढ़ने लगता है, कोई यानी कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं होती है। कोचिंग में आने के बाद ये चीज़ हो जाती है कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। अब जैसे मैं था, मैं अच्छी इंस्टीट्यूट से था, मैं अच्छे कॉलेज से था, स्टिल आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं कर सकता हूँ। जब यहाँ आया तो मैंने देखा बहुत सारे लो लेवल कॉलेज से भी लड़के आए हुए हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग हार्ड, तो मुझे लगा कि यस इट कैन बी डन, एंड आफ्टर यू थिंक इट कैन बी डन देन इट इज़ डन। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। ये करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स या सब कुछ पढ़ने वाली बात में किन किन चीज़ों पर मेहनत करनी, और करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स से कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों के जहन में अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। एक्चुअली इस वक्त भी जो सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ यूपीएससी सिलेक्शन हैज़ बीन इवॉल्विंग ओवर डेकेड्स। हमारे ज़माने में तो 8 पेपर्स होते थे, खैर अब तो एक ही ऑप्शनल पेपर है, तो ये इट इज़ हेडिंग टूवर्ड्स जनरल स्टडीज़ ओनली, और बहुत जल्दी गालिबन ये जो पेपर एक है ऑप्शनल का वो भी ख़त्म हो जाएगा। जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ हर बच्चे को आनी चाहिए, ये भी आप समझ लें। अगर बच्चा जो है किसी भी क्लास में आप जाएं, किसी भी लेवल के क्लास रूम में, तो आपको 40 बच्चे बैठे मिलेंगे, उसमें से कुछ का लेवल ज़्यादा होगा, कुछ का कमिटमेंट का, इन्वॉल्वमेंट का वगैरह वगैरह। तो उसमें जिनका ज़्यादा होगा वो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं आपस में, वो ज़्यादातर बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं ये। तो बस सिविल सर्विसेज में कामयाबी के लिए इतना ही करना है कि शुरू से एक ओरिएंटेशन अपना ये बनाना, एक तो ये कि हर चीज़ के बारे में डिटेल में जाना, बहुत गहराई में जाना, समझने की कोशिश करना। जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें पूरी गहराई में जा कर के पूरा छान डालना उसको नीचे तक, अंदर तक जा कर के, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उससे मुताल्लिक़ कोई भी सवाल घुमा फिरा के जनरल स्टडीज़ का पूछ लिया जाएगा उस टॉपिक के बारे में, तो एवरीथिंग विल बी ऑन माय फिंगर टिप्स, आई विल बी एबल टू राइट। जावेद साहब, आप थोड़ा इसको क्लियर करें, जो इन्होंने पूछा भी, एक तो सब कुछ पढ़ना और जनरल स्टडीज, इनका जरा फर्क थोड़ा सा समझाएं। जी हाँ, जनरल स्टडीज में नॉर्मल परसेप्शन ये रहता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, जैसा उन्होंने कहा कि सब कुछ पढ़ना है, ये दिमाग में। बट आप यूपीएससी का अगर क्वेश्चन पेपर आप एनालिसिस करो प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का, तो एक आपको खाका पता चल जाता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यूपीएससी किन किन एरियाज में क्वेश्चन पूछती है। और इनफैक्ट करंट अफेयर्स का वेटेज ओवर अ पास्ट 3 to 4 ईयर्स इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि कोचिंग और ये सब इंस्टीट्यूट्स का रिलेवेंस काफ़ी कम हो, और इवन द कैंडिडेट एस्पायरिंग और प्रिपेयरिंग फ्रॉम द रिमोट एरियाज वो भी इस एग्जाम को उतनी इक्वली प्रिपेयर कर सके जितना कोई बंदा दिल्ली में रह के प्रिपेयर कर रहा हो। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रिलेवेंस भी बढ़ाया जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो उस चक्कर में मतलब आपको ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स का रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है प्रिपरेशन में। तो यानी अखबार वगैरह आपको बहुत कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, मैगजीन है, और उसमें कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़नी, काम की जितनी चीज़ें हैं खुद एवरीबडी कैन मेक आउट कि कौन सी काम की चीज़ है, कौन सी नहीं है। एडिटोरियल्स हैं, लीडिंग आर्टिकल्स हैं, उसको पढ़ना, और रोज़मर्रा एक रजिस्टर बना लें 200 पेजेस का, उसको पेज नंबरिंग कर लें और उसमें एक इंडेक्सिंग कर लें टॉपिक वाइज, तो उसमें नोट्स तैयार करना। उससे ये होता है जब बच्चा ने कुछ पढ़ा और गहराई में गया, उसके सब फैक्टर्स सारे मालूम हो गए, उसको अगर उस वक्त अपने हाथ से लिख लिया, तो जो चीज़ हाथ से लिख ली वो फिर इमीडिएटली दिमाग के अंदर पड़ जाती है जा करके, और जब ज़रूरत हो तो वहाँ से निकलती है। सेकेंड टाइम जब 10-12 दिन के बाद वही टॉपिक फिर आता है, उस पर कोई दूसरे फैक्टर्स, कोई और पहलू उसके नज़र आते हैं, वो भी वहाँ जोड़ लेना, तैयार कर लेना। इस तरह इनफैक्ट 6 महीने के अंदर ही इतना मटेरियल तैयार हो जाता है बच्चे के पास कि वो फिर अपने को बड़ा एम्पावर फील करने लगता है। मैं इस चीज़ को सुन के बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। मेरा तो काम ही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भी अच्छी तैयारी हो सकती है। बट जोक्स अपार्ट, अभी सबको छोटा मोटा जर्नलिस्ट होना चाहिए, ऐसा कहा जाए कि थोड़ा सा आप खबरों पर ध्यान रखें अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बताएं जावेद भाई मुझे कि क्या एग्जाम के समय की पढ़ाई और उससे पहले जो पढ़ाई का समय होता है इसमें थोड़ा फर्क होता है? यानी जैसे होता है वॉर टाइम शुरू होता है तो उस समय पे आप एकदम अलग लेवल पर अलग एनर्जी के साथ जी हाँ बिल्कुल। आपका जो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर जो प्रिपरेशन चलती है वो ये चलती है कि आप नोट्स को कैसे अपने प्रिपेयर कर रहे हो, ऑप्शनल की क्या
क्या स्ट्रैटेजी है, आप नोट्स को अपने कंपाइल कर रहे हो। बट जब एंड का टाइम आता है, जैसे प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का मेन फेज आता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो। अभी भी जैसे मैं इनको शो के पहले बात भी कर रहा था कि अभी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीलिम्स का एग्जाम 2 और 3 जून को है शायद, तो मैक्सिमम जो लास्ट 1 मंथ तेजी में कहे गए आंसर राइटिंग, इसको क्लियर कर दें कि जो आंसर मालूम है उसको लिख करके प्रैक्टिस करें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेंस के टाइम या तो फिर जो एग्जाम ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कि ये तो मुझे आता है, बिल्कुल। आप उसको लिख कर देख लें, क्योंकि आपको वहां पर लिखने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के टाइम का टाइमिंग जो होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो कि आप अपने आंसर में प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर पा रहे हो, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर पा रहे हो अपने आंसर्स को, अपने पीयर और मतलब सीनियर से अपने आंसर्स के फीडबैक लेते हो कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही है इसमें। तो एग्जामिनेशन के दौरान वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। एक्चुअली मैं आपको ये अर्ज करूँ थोड़ा सा कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन है ना इंडिया में, ये इसमें सेलेक्ट करवा लेना अपने को, इट्स एन आर्ट। जी हाँ, पूरा जो सिस्टम है वो ये है कि अबाउट 500,000 से लेके 1 मिलियन तक इतने लोग बैठते हैं, प्रीलिम से भी जो अप्लाई करते हैं वो भी जोड़ लें आप, तो और सेलेक्ट होते हैं 1000। तो अब इन 1000 में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो इस तरह होते हैं दैट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो प्रीलिम का लेवल है ना, उसमें से छटनी ज़बरदस्त हो जाती है। तो समझ ली 5 लाख 7 लाख 10 लाख में से कुल 30,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, वो मेन का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें से फिर मेन एग्ज़ाम होता है, फिर सेलेक्ट करके कुल 3,000 रह जाते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। तो जो अपना पूरा मुद्दा है, जो कामयाब होना है जिस बच्चे को, उसको जो अर्जुन को जो चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसको ये दिखना है हाउ नॉट टू गेट एलिमिनेटेड। तो इसका जो एवरेज है वो ये है कि एक बच्चे को सेलेक्ट होने के लिए 1000 बच्चों को नॉकआउट करना है। उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है, बाकी सब भूल करके। इट्स एन आर्ट, जैसा आपने इट्स एन आर्ट। हाँ, मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वर्क इस एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आता है, और स्मार्टली आपको पढ़ने की ज़रूरत तब है। ज़्यादा अच्छा होता है, जो मेरा अनुभव है, जब अच्छे सवाल आपके जहन में चल रहे हो तभी आप जवाब ढूंढ पाए। मैं देखता हूँ इन लोगों के पास कितने सवाल हैं। अब आपकी बारी है, एक एक करके जरा, और अब अपने आप को स्मार्ट बताना है तो आप सबको अच्छे सवाल पूछने होंगे। और दरअसल मैं इसलिए इस बात को और ज़्यादा थोड़ा गंभीरता से कहता हूँ क्योंकि सवाल सिर्फ आपके नहीं है। अभी बहुत से बच्चे हैं जो सीधे इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इस प्रोग्राम में, लेकिन उनके लिए बहुत अहम है। आप समझिए, इंटरनेट के ज़रिए, दूरदर्शन के ज़रिए, जहाँ भी ये कार्यक्रम जा रहा होगा, वहाँ पर जब बच्चे देखेंगे तो उनको वो इन्फॉर्मेशन जो कोशिशें अभी सैयद साहब की लगातार चलती रही अलग अलग जगह जाकर, वो यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। तो क्या सवाल हैं, क्या आम चीज़ें हैं जो आप लोगों के जहन में आती है? मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया है। जावेद भाई, जैसे आप बता रहे थे कि इस एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक सवाल मेरा अपने लिए है कि जो अभी 17-18 दिन बचे हुए हैं इस पेपर के लिए जी, तो इन बाकी दिनों का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, और एक जो बाकी ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, आगे देना चाहती एग्ज़ाम कि जो एकदम फ्रेश तैयारी कर रहा हो, जी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप जी। तो मुझे अपना यूटिलाइजेशन कैसे करना चाहिए बेस्ट? जो आपके लग रहे हैं कि जो एरियाज़ आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, वो एरियाज़ को आप प्रिपेयर कर लो। मतलब कोशिश करो कि आपने, अगर अभी तक मुझे लगता है कि आपका एक आध रिवीजन हो जाना चाहिए सारा चीज़। अगर आप प्री लिख ले इस साल तो आपका ऑलमोस्ट एक रिवीजन हो जाना चाहिए। तो फिर आखिर के जो 10-12 दिन बचते हैं उनको आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने किया हो उनको रिवाइज़ करना है। कुछ चीज़ें प्रीलिम्स में जो होती हैं वो मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें होती है। एनवायरनमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्ट्स, पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पार्क्स है, मैप्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उनके बेटर रहेगा, जो मैं करता था कि मैं छोटे नोट्स बना लेता था कि वो नोट्स से मेरी रिकॉलेबिलिटी भी इंप्रूव होती थी और साथ में एंड में मुझे 1-2 दिन पहले रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि आप 20 मई तक जो भी आपको करना है, अगर कुछ एरियाज़ आपका वीक है तो उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। 20 मई के बाद कोई नया मटेरियल नहीं उठाना है। आप प्रीवियस ईयर और पर डे आप ये करो कि मतलब एक फुल टेस्ट आप सॉल्व किया करो। आप एक्सपेक्ट करो कि मतलब क्वेश्चंस यूपीएससी में अराउंड 40 to 45% क्वेश्चंस आपके नए ही मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करो कि अभी फुल टेस्ट स्टार्ट करो। भले आपने कोई सब्जेक्ट 2 महीने पहले भी पढ़ा हो, बट उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर करो कि हो सकता है आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो पर डे एक फुल टेस्ट पेपर लिखो। अभी अराउंड 10-12 डेज में 15 फुल टेस्ट पेपर लिखो। वो रैंडम, ज़रूरी नहीं है कि आप रिवाइज करने के बाद ही लिख रहे हो। तो ये 10-15 डेज में ये एक्सरसाइज करो और एंड के 10 डेज में रिवाइज करो अपना।
ये एक बहुत ही अहम मसला है और मुझे लगता है कि इसे एक एपिसोड में समेटना बड़ा मुश्किल है। तो अगले हफ्ते हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने रहेंगे और युवाओं के सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे आप इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारियों के साथ मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नौजवान हिंदुस्तान में।